नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो पहला भाग है उसका पहला पार्ट जो है समाजशास्त्र एवं समाज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें है समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, यानी कि समाजशास्त्री जो थे उनकी समाजशास्त्र और समाज के संबंधित क्या कल्पनाएं थी। व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। यानी कि समाजशास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और जनहित के जो मुद्दे हैं, व्यक्ति यानी कि ये दोनों व्यक्ति और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। समाजशास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। यानी कि समाजशास्त्री मानते हैं कि इतिहास और जीवन कथा को समझने के लिए, यानी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए समाज में इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। यानी कि समाज शास्त्र जो है वो इन दोनों के संबंधों को समझने में सहायता करते हैं। समाजशास्त्र का एक प्रमुख कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। यानी कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि व्यक्ति के जो समस्या होती है व्यक्ति की, उसको और जनहित के मुद्दों के बीच में, यानी कि लोगों के बीच के जो मुद्दे होते हैं या जो बीच की जो समस्याएं होती है उनके बीच में संबंध को स्पष्ट करना होता है। फिर समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं, यानी कि समाज के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं होती है और असमानताएं भी होती हैं। समकालीन विश्व में हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। यानी कि वर्तमान समय में विश्व के अंदर एक से अधिक समाज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक समाज के लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे भारतीय समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत के अन्य विविध समाज। इनके अतिरिक्त भारतीय समाज में भाषा, यानी कि भारतीय समाज के अंदर व्यक्ति किन किन से जुड़ा होता है। भारतीय समाज में भाषा, समुदाय, धर्म, जाति एवं जनजाति के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं। यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। यानी कि समाज के अंदर, देश के अंदर विविध प्रकार के धर्म और समाज के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, तो इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय समाज में अनेक रूप से सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं। इनके प्रमुख कारक हैं जाति, यानी कि असमानता किन किन कारणों से है। एक तो जाति के कारण, धन के कारण, शिक्षा के कारण और आय के स्रोत, राजनीतिक शक्ति, स्वास्थ्य आदि के आधार पर समाज के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर है समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतर संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है मानव समाज के अंदर, यानी कि मानव समाज के अंदर जो भी समस्या होती है उसके समग्र रूप से उसका अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित उनके समग्र, यानी कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के समस्या और जनहित के मुद्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। समाज की आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधित है। यानी कि इन सब समस्याओं के बीच में इन सभी समस्याओं की समस्या का समाधान करता है और व्यक्ति इससे घनिष्ठ रूप से बंधा हुआ है, तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। यानी कि कुछ सीमा तक व्यक्ति इन सब में परिवर्तन कर सकता है। अतः समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है और व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार इसकी विषय वस्तु है। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इससे व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन होता है, उनके समूहों का अध्ययन होता है और समाज का अध्ययन इसके अंदर होता है। और व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार जो होता है, यानी कि व्यक्ति का समाज के साथ कैसा व्यवहार है, यह इसकी मुख्य विषय वस्तु होती है। फिर एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में, यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन जो है एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार, दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। यानी कि इसका जो विषय है
वह समाज के बारे में प्रेक्षण यानी कि विस्तृत रूप से इसका अध्ययन एवं विचार दार्शनिक यानी कि समाज के जो दार्शनिक है, जो विचारधारा रखने वाले व्यक्ति है, वह अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। फिर ये समाजशास्त्र का सरोकार मानकों और मूल्यों के प्रति है, लेकिन इनकी मुख्य दृष्टि उन तरीके के अध्ययन से है जिसके तहत वे वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। समाजशास्त्र स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो अपने आप को समाजशास्त्र जो है विज्ञान की तरह समझता है। यह वैज्ञानिक कार्यविधि से बंधा हुआ है, यानी समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुंचता है वह कथन साक्ष्य के यानी कि प्रामाणिकता के आधार पर साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति उसकी जांच कर सके। अतः समाजशास्त्री ज्ञान ईश्वर मीमांसीय प्रेक्षणों तथा दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान यानी कि समाजशास्त्र और इसका बौद्धिक ज्ञान क्या होता है। समाजशास्त्री ज्ञान सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से भी अलग है। जिस प्रकार से सामान्य बौद्धिक वर्णन प्राय प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णनों पर आधारित होता है, जो कि व्यवहार के प्राकृतिक कारणों पर बल देता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार के जो कारक होते हैं उनके ऊपर बल देता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र में अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा पहुंचा जाता है। इसमें संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि यह सामान्य ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता है। इसको सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरावर्तनीय है क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्री अपने स्वयं तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहता है, यानी कि समाजशास्त्री जो है वह अपने स्वयं तथा अपने किसी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहता है, यानी कि समाज से जुड़ी हुई घटनाओं को जानने के बारे में हमेशा तत्पर रहता है। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में दोनों ही उपागम यानी कि दोनों ही जो कार्य है, यानी कि दोनों ही कार्य करने की जो पद्धति है, यानी कि उपागम जो है यानी उपक्रम जो है व्यवस्थित उपागम और प्रश्नकारी उपागम वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं, यानी कि समाजशास्त्र दोनों ही कारणों के आधार पर इनका अध्ययन करता है। बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यांत्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर के उपनिवेशों, प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज विकास के विभिन्न चरणों को पहचानने हेतु समाजों का विभिन्न प्रकारों जैसे शिकारी, टोलियों एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं तथा आधुनिक औद्योगिक समाज आदि में वर्गीकृत किया है, यानी कि समाजशास्त्र को इन सभी क्षेत्रों में वर्गीकृत करके समाजशास्त्रियों ने इसका अध्ययन किया है। इस विकास क्रम के आधार पर कहा गया है कि पश्चिम समाज गैर पश्चिमी समाज से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। डार्विन के जीव विकास के विचारों का प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के विचारों पर धर प्रभाव पड़ा। इन समाजशास्त्रियों के बौद्धिक विचारों की समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञानोदय ने 17वीं तथा 18वीं सदी के कारण और व्यक्तिवादी पर बल दिया। इसने इस विचार को बल दिया कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि इन्होंने कहा है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य के
कि प्राकृतिक विज्ञानों को पद्धति द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। अतः सामाजिक सर्वेक्षण और वर्गीकरण पर बल दिया। समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कॉम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा, यानी कि समाजशास्त्र जो है मनुष्य के जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करके उनके कल्याण में योगदान करेगा। फिर भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। पूंजीवादिता पर आधारित औद्योगिक क्रांति में बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की है, यानी कि भौतिक मुद्दे जो है मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यकताओं के जो कार्य है उन्होंने भी उनका भी लेखन समाजशास्त्र ने उन औद्योगिक क्रांति में बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की है, जैसे माल, सेवाएं, श्रम वस्तुएं बन गई हैं। औद्योगिकरण से पूर्व अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना एवं कपड़ा बुनना था, यानी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अंग्रेजों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि करना एवं कपड़ा बुनना। समाज छोटा था, स्तरीकृत था। विभिन्न लोगों जैसे कृषक, भूस्वामी, लोहार, चमड़ा, श्रमिक, जुलाहे, कुम्हार, चरवाहे, मध्य निर्माता आदि की परिस्थिति की एवं उनकी वर्ग की स्थिति स्पष्ट परिभाषित की, यानी कि उन्होंने कृषि वर्ग से जुड़े हुए और निम्न स्तर से जुड़े हुए लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं को भी औद्योगिकरण के साथ में उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। प्रत्येक सामाजिक संबंध की बहुलता थी, लेकिन औद्योगिक के साथ ही ये सारी विशेषताएं बदल गई। नई व्यवस्था में श्रम की प्रतिष्ठा कम हो गई। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण, यानी कि औद्योगिकरण के बढ़ने से समाज के अंदर वायु प्रदूषण, श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ी बस्तियां, गंदगी का विस्तार हुआ तथा नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया सामने आई। साथ ही घड़ी के अनुसार समय का महत्व सामाजिक संगठन का आधार बना, यानी कि समय के अनुसार परिस्थितियां बदल गई और ये जो सामाजिक अंतःक्रिया थी वह सामाजिक संगठन का रूप लेने लगी। हम यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरा जुड़ा हुआ है। पश्चिमी पूंजीवाद व्यवसायी विश्वव्यापी विस्तार पा गया था। यूरोप में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण जो परिवर्तन आए, यानी कि औद्योगिकरण के कारण समाज के अंदर जो परिवर्तन आए, जैसे नगरीकरण तथा कारखानों के उत्पादन आदि, यानी कि इससे क्या होगा, नगरीकरण का विस्तार हुआ और नए नए कारखानों की उत्पत्ति हुई। सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। भारत में समाजशास्त्र का विकास, यानी भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ? यदि उपनिवेशित काल आधुनिक पूंजीवाद और औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था और पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद तथा आधुनिक समाज पर लेखन भारत के सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए एक प्रासंगिक है। तथापि यह आवश्यक नहीं कि औद्योगिकरण का प्रभाव भारत में भी पश्चिमी समाज जितना ही हुआ, यानी कि औद्योगिकरण का विकास अंग्रेजी सभ्यता पश्चिमी समाज के जितना नहीं हो सका, क्योंकि दोनों समाजों को अपनी अपनी अलग अलग विशिष्ट विशेषताएं थी जो दोनों समाजों की असमानता को व्यक्त करती थी, यानी कि अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी समाज और भारतीय समाज की जो सभ्यता थी उन दोनों समाजों की असमानता थी। अतः भारतीय समाजशास्त्र के विकास के प्रमुख चरण इस प्रकार रहे। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से जुड़ना पड़ा, जो हमेशा सही नहीं होते थे। जैसे इन्होंने भारतीय गांव को समाज की शेषावस्था कहा था, यानी कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने गांवों को भारत की शेषावस्था कहा था, क्योंकि भारत की जो शुरुआत होती है वो गांवों से ही होती है, तो उसका बाल्य रूप गांव को बताया। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है।
जो पाश्चात्य देशों के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, आदिम लोगों के अध्ययन से आगे बढ़कर किसानों, स्वजाति समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों तथा विशेषताओं तथा आधुनिक औद्योगिक समाज के अध्ययन तक आ गया था। फिर है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान से इसके संबंध, यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या था। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, यानी कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। सामाजिक अंतःक्रिया का विश्लेषण, यानी कि समाज के अंदर जो होने वाली क्रिया है उसका विस्तार से वर्णन, राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दे, वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं इसके अध्ययन के केंद्र बिंदु हो सकते हैं, यानी कि समाजशास्त्र के मुख्य विषय ये हो सकते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा होता है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास शामिल है। इसीलिए इसके अध्ययन के लिए अंतर विषयक उपागम पर बल दिया जा रहा है, यानी कि इन सब के आंतरिक गुणों को जानने पर बल दिया जा रहा है। पहला है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, यानी कि वस्तुओं के विनिमय और उसके वितरण का अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय आर्थिक उपागम में अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक क्रियाकलाप और संकुचित दायरे तक रहा है। राजनीतिक आर्थिक उपागम आर्थिक क्रियाकलापों का स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं उसके साथ में समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों का उनके साथ में क्या संबंध है ये समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखता है, यानी कि इन सब के व्यापक व्यवहारों और इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य यानी कि इसके दृष्टिकोण को देखता है। फिर है समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य दो तत्वों पर केंद्रित था। पहला था राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा था सरकारी प्रशासन, यानी कि दो मुद्दों पर आधारित था, एक तो राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है सरकारी प्रशासन। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र जो है समाज से जुड़े हुए मनुष्य से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सरकार राजनीतिक संस्थाओं के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, यानी कि दोनों के बीच के अंतर संबंधों पर बल देता है। जबकि राजनीति विज्ञान सरकार के विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। जबकि राजनीति विज्ञान किस पर ध्यान देता है कि सरकार में विद्यमान जो कार्य है उनके ऊपर ध्यान देता है। राजनीति समाजशास्त्र का केंद्र राजनीति व्यवहार का वास्तविक अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र का केंद्र जो है राजनीतिक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन होता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। फिर है समाजशास्त्र इतिहास। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री जो है समकालीन समाज या कुछ ही पहले के अतीत, समाजशास्त्र समकालीन समाज या कुछ ही पहले के अतीत से ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार अतीत की वास्तविक घटनाओं का चित्रण करते हैं, जबकि समाजशास्त्री असामयिक सामाजिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान देते हैं, यानी कि असामयिक यानी कि हर समय यानी कि किसी भी समय के सामाजिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान देते हैं, यानी कि समाज और उससे जुड़ी हुई सामाजिक प्रक्रियाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। इतिहास ठोस विवरणों का और समाजशास्त्र ठोस वास्तविकताओं का अध्ययन करता है, यानी कि इतिहास जो है ठोस विवरण जो है प्राचीन उनका वर्णन करता है और समाजशास्त्र ठोस वास्तविकताओं का अध्ययन करता है, यानी कि वास्तविक स्थिति जो है उसका अध्ययन करता है। आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्री हो गया है, क्योंकि यह सामाजिक इतिहास में सामाजिक प्रतिमानों यानी कि समाज के जो मुख्य प्रतिमान हैं उनसे
लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं और प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन भी करता है। फिर है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है तथा मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह व्यक्ति की बौद्धिकता, सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं, तांत्रिक प्रणाली और प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। फिर है सामाजिक मनोविज्ञान। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल है। यह सामाजिक समूह में सामाजिक तौर पर व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्ति को किस प्रकार आकार मिलता है, वह समाजशास्त्र का विषय होता है। फिर है समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। समाजशास्त्र आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान सरल आदिम समाजों का अध्ययन है। यानी कि प्राचीन समय के जो समाज से जुड़ी हुई जो घटना है उसका मानव विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव विज्ञान का प्रवृत्ति सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने का होता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषता थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, अध्ययन किए जाने वाले समाज में रहना तथा नृजातीय अध्ययन पद्धति का उपयोग। वर्तमान में अनेक परिवर्तनों ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान यानी कि समाज के अंदर विभिन्न परिवर्तनों ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। आधुनिकता में छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ है। परंपरा और आधुनिकता के मिलन में गांव, शहर, जाति, जनजाति, वर्ग, समुदाय का एक जटिल मिश्रण हुआ है। अब समाजशास्त्र जनजातियों का भी एक समग्र रूप से अध्ययन करता है, यानी कि निम्न जातियां जो है उनका भी समग्र रूप से अध्ययन करता है। आधुनिकता में छोटा छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है। परंपरा और आधुनिकता के मिलन में गांव, शहर, जाति, जनजाति, वर्ग, समुदाय का एक जटिल मिश्रण हुआ है। अब समाजशास्त्र जनजातियों का भी एक समग्र रूप से अध्ययन करने लगा है। पद्धति एवं तकनीकों का दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और विश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं, जो सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। इस प्रकार वर्तमान में दोनों विषयों की घनिष्ठता बढ़ी है, यानी कि समाजशास्त्र की और मानव विज्ञान की दोनों की घनिष्ठता बढ़ी है। दोनों के विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तुओं का विस्तार हुआ है, यानी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं या अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं। बस इतना ही, आज नहीं, धन्यवाद।